हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की जो है वो अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी प्रैक्टिस इम्प्रूव कर सकें और कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, इसे पढ़िए फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका आंसर वही आता है जो मैंने बताया है या कुछ अलग आता है। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है अंकित और भानु किसी कार्य को जो है 24 दिन और 20 दिन में। अंकित कितने दिन में करता है? 24 दिन में। और भानु कितने दिन में करता है? 20 दिन में। इनका क्या है? टाइम है। तो हम इनका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 पंचे 120, जो कि हमारा हो जाता है क्या? टोटल वर्क। मैंने बताया ना कि टोटल वर्क मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन ये एलसीएम इसलिए लेता हूँ ताकि अगर मैं इसके टाइम से डिवाइड करूँ तो इनकी जो इफिशियंसी आए वो क्या आए? एक एग्जैक्ट वैल्यू आए, ना कि दशमलव में आए। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। नहीं रखने को तो आप कुछ भी ले लीजिए, 100 200 300 400, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आप भाग देंगे टोटल वर्क में टाइम से, तो कितना आ जाएगा इफिशियंसी? 24 पंचे 120, 5 और कितना हो जाएगा ये? 6। और आगे कह रहा है कि अंकित और भानु ने एक साथ कार्य शुरू किया और 5 दिनों के बाद अंकित ने अपनी कार्य क्षमता में X% की वृद्धि कर दी। कितने दिन बाद? 5 दिन बाद। 5 दिन बाद क्या क्या? अंकित ने अपने कार्य क्षमता मतलब इफिशियंसी में कितने की वृद्धि कर दी? X% की। पहले 5 था ही, प्लस 5 का X% कितना हो जाएगा? X/100% की क्या कर दी इसने? वृद्धि कर दी। तो ये कितना हो गया? 20। तो ये हमारा एफिशिएंसी कितना आ गया? 5 प्लस X/20। और आगे कह रहा है भानु ने अपनी कार्य क्षमता में 33.33% की कमी कर दी। पहले कितनी थी? 6। कमी कर रहा है तो घटा दिया हमने। 6 का कितना? 33.33%। कितना? 1/3। कितना कमी कर दी? 1/3। 33.33% का मान कितना होता है? 1/3। तो ये कितना? 3 दूनी 6, मतलब 6 में 2 की कमी कर दी। अब कितना रह गया? 4। ये 5 दिन की बात की एफिशिएंसी है इनकी। ठीक है, तो हमें मिल गया 5 दिन शुरू की एफिशिएंसी और 5 दिन की बाद की एफिशिएंसी। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि क्या करता है कि एक साथ काम शुरू करता है। अंकित और भानु ने एक साथ कार्य शुरू किया और 5 दिनों के बाद, 5 दिनों के सब 5 दिनों तक तो उन्होंने किसके स्पीड से काम किया? इफिशियंसी से। 5 और 6 की इफिशियंसी से। तो यहाँ टोटल इनकी इफिशियंसी कितनी है? 6 5 11। तो 5 दिन में अंकित प्लस भानु द्वारा किया गया कार्य कितना है? किया गया कार्य कितना? तो कार्य के लिए हमें क्या चाहिए? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इन दोनों की कितनी है? 11। टाइम 5 दिन, तो कितना कार्य किया इन्होंने? 55। और 5 दिन में इन्होंने कितना काम? 55 कार्य कर लिया, तो बचा कितना काम? रिमेनिंग वर्क बचा कितना? रिमेनिंग वर्क 120 माइनस 55 कितना होगा? 65। कितना होगा? 6 5 11,
120 मतलब 65, 65 वर्ग क्या है बचा है अभी भी। आगे कह रहा है कि 5 दिन के बाद अंकित ने अपनी कार्य क्षमता में x% की वृद्धि कर दी और भानु ने अपनी कार्य क्षमता में 33.3% की कमी कर दी। तो हमने क्या किया, ये निकाल लिया 5 दिन की बाद की एफिशिएंसी इनकी। यदि पूरा कार्य 11.5 दिन में पूरा हो जाता है, कह रहा है टोटल वर्क जो है वो टोटल वर्क, टोटल, और ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है टोटल वर्क 11.5 दिन में पूरा होता है। 5 दिन तो इसने कर लिया, अब बचा कितना टाइम, 6 दिन। कितना बच गया, 6 दिन। तो 6 दिन में कितना कार्य किया जाएगा, 6 दिन में किया गया कार्य कितना होगा, तो निकाल लेते हैं। तो टाइम बराबर क्या होगा हमारा, सॉरी 6 दिन नहीं, 6.5 दिन, क्योंकि 6.5 दिन, कितना दिन, 6.5 दिन। ठीक है, 5 दिन पहले हो गया तो 6.5 दिन बचा। तो टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी, यही तो होगा हमेशा। सो हम हमें क्या पता, टोटल वर्क बराबर क्या, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो अब टाइम निकालना है, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। ठीक, तो अब हमें क्या है, टाइम हमें पता है कितना, 6.5 दिन। और 5 दिन बाद इनकी टोटल इफिशियंसी कितनी है, जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 9 प्लस x बटा 20। तो टोटल वर्क कितना बचा है हमारा, जो कि करना है 6.5 दिन में, 65। और इफिशियंसी कितनी है इन दोनों की, 9 प्लस x बटा 20। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसका गुणा इधर कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 6.5 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 65, तो यहाँ 10, इधर इसका गुणा इधर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 9 प्लस x बटा 20 बराबर कितना 10। 9 को इधर लाते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 20 आएगा। x बराबर हमारा क्या आ गया 20 आ गया। तो x क्या मान पूछा हमसे, x का मान, तो x का मान कितना हो गया 20%, क्योंकि ये पूछा है कि x% की वृद्धि, तो x का मान हमारा कितना आ गया 20%। कौन सा हमारा आंसर सही है, ए वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। अगर आपने ढेर सारी प्रैक्टिस मेरे साथ शुरू से की होगी तो ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। थोड़ा सा वेरिएबल देकर के आपको कंफ्यूज किया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कि हुआ कैसे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। बशर्ते यही कहूँगा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, जितना ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जाम में आपके लिए उतना ही प्रॉफिटेबल होगा। कि आप एक बार क्वेश्चन पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। ठीक है, जब आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ रखा होगा। ठीक, तो आप करिए इसे, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3168 वर्ग सेमी है और उसकी त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। बेलन की बात हो रही है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, कितना दिया है 3168 सेमी स्क्वायर। और क्या दे रखा है इसने, रेडियस दे रखा है कितना 18 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH, जो कि आपको पता है किसके बराबर हो जाएगा 3168 के। R का मान 18 है, तो 2 22/7, R का मान 18 और H का मान तो हमें मिल जाएगा अब तो यहाँ से 3168। तो काट देते हैं, 18 1 18 और बच कितना गया 13, 18 7 126, 18 पंचे 90, 18 छक्का
108, 11 से काट देते हैं तो 11 दूना 22, 11 एक्का 11, 11 छक्का 66, 4 से काट देते हैं तो 4 चौका 16। एच बराबर ये 7 बच गया, यहाँ 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। एच का मान कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात, वृत्त की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात दिया है, बेलन की ऊंचाई का अनुपात दिया है कितना 3 और 4। तो बेलन की ऊंचाई तो हमें क्या मिल गई 4 बराबर 28, तो 4 बराबर 28 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7, तो 3 यूनिट का मान कितना 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वृत्त की त्रिज्या मिल गई हमें। आगे कह रहा है कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपको पता है, वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो कितना हो जाएगा 2, 22/7, आर का मान 21। सॉल्व कर लीजिए, 7 त्रिक 21, 2 3 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, कितना आ गया 132 सेंटीमीटर। कितना आ गया 132 सेंटीमीटर। तो कौन सा हमारा आंसर सही है डी वाला। तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको इसके लिए ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जितना ये मैं कहानी लिख रहा हूँ उतनी कहानी आपको लिखनी नहीं है भाई, ये तो मैं समझाने के लिए आपको इतनी कहानियाँ लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। इतनी कहानी आपको लिखनी नहीं है एग्जाम में, लेकिन उसके लिए आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है ट्रेन ए किसी सिग्नल और 324 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 24 सेकंड और 51 सेकंड में पार कर सकती है। ट्रेन ए है कोई, ट्रेन ए की लंबाई हम मान लेते हैं कितना एल ए, ट्रेन ए की लंबाई एल ए मान लिया हमने, और इसकी स्पीड हमने मान लिया कितना वी। तो एक बात बताइए कि अगर वो किसी सिग्नल को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, खुद के ट्रेन की लंबाई के बराबर। ये सिग्नल है हमारा, ये ट्रेन है, अभी इसका मुंह यहाँ है, और जब पार कर लिया उसने तो अब इसकी पूंछ कहाँ आ गई, यहाँ आ गई पूंछ, और मुंह कहाँ पहुँच गया यहाँ। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखिए मुंह यहाँ था, चलते 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 मुंह यहाँ आ गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने अपनी ट्रेन की लंबाई के बराबर ही, तो जो हमने माना है कितना एल ए। अगर वहीं पुल को पार करती, तो पुल को पार करती है ट्रेन हो गई हमारी एल ए, और पुल को अगर पार करती तो अभी तो यहाँ पे है ट्रेन का मुंह, अब उसने क्या किया ट्रेन को पुल को पार कर गई, तो पुल हमारी ये है। अब ट्रेन का मुंह कितना कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो उसने कितना अभी यहाँ पे था, देखा जाए इस फिगर में तो यहाँ पे था, अब यहाँ पे पहुँच गया, तो टोटल डिस्टेंस ने कितना ट्रेवल किया, पुल की लंबाई प्लस खुद की लंबाई ट्रेवल किया कि नहीं किया। तो देख लेते हैं स्पीड हमारी क्या है, वी ए बराबर सिग्नल को पार करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एल ए, और कितने टाइम में 24 सेकेंड में। और वहीं पे अगर देखा जाए तो पुल को पार, ये सिग्नल को पार करनी थी, सिग्नल को पार करना था, और ये पुल को, तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ट्रेन, खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई 324, कितने टाइम में 51 सेकेंड में। तो दोनों की स्पीड क्या है भाई, ट्रेन तो वही है, स्पीड क्या है बराबर है, तो वी ए तो हम क्या करते हैं इनको भी बराबर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा एल ए बट्टा 24 बराबर कितना एल ए प्लस 324/51, 3 अट्ठे 24, 17 तरीके 51।
गुणा कर लेते हैं, 17 का गुणा इधर किया तो 17A आ गया, LA ट्रेन की लंबाई, और इधर गुणा किया तो कितना 8LA, और इसका क्या करते हैं हम 324 गुणते 8 कर देते हैं, इधर ले जाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा 9LA, 9 8 17 होता है, बराबर कितना 324 गुणते 8, तो LA का मान कितना आ जाएगा, कट कर देते हैं तो 9 त्रिक 27, 9 छक 54, 36 गुणते 8, तो 8 त्रिक 24, 8 छंग 48 कितना हो जाएगा 288 मीटर। ट्रेन की लंबाई में कितनी मिल गई, LA की लंबाई, ट्रेन A की लंबाई कितनी मिल गई हमें 288 मीटर। तो आगे कह रहा है ट्रेन B की लंबाई 720 मीटर है, और वह अगर लंबाई हमें यहाँ पे LA की कितनी मिल गई 288 मिल गई, तो स्पीड हमें क्या हमारी होगी यहाँ से निकालने के लिए हैं, तो VA बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 288/24, तो ये कितना हो जाएगा 24 1 का 24, 24 दूना 48, तो VA की स्पीड कितनी हो जाएगी, ट्रेन A की स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की लंबाई भी मिल गई हमें और स्पीड भी मिल गई। अब आगे कह रहा है B के लिए दिया है उसने, क्या दिया है कि B जो ट्रेन की लंबाई कितनी है 720 मीटर, और स्पीड कितनी है 72 किमी प्रति घंटा दिया है, तो मीटर पर सेकंड में 5/18 से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, तो 18 चौका 72, 4 पंचे 20, तो 20 मीटर पर सेकंड हमारा क्या आ गया, B की स्पीड आ गई ट्रेन B की। तो एक बात बताइए, कह रहा है कि यदि दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा से में चल रही हैं तो एक दूसरे को x सेकंड में पार करती हैं। ये ट्रेन हो गई हमारी A जो इधर से इधर जा रही है, और एक ट्रेन जो आ रही है वो B इधर से इधर आ रही है। तो अगर वो x सेकंड में पार करती हैं तो यहाँ पे आप बताइए कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे, मैंने बताया है कितना, ये यहाँ पे है तो मुँह इनका यहाँ है, ठीक अभी पास पास है। अगर ये पार कर गई मान लीजिए यहाँ पे, और ये पहुँच गई ट्रेन यहाँ पे, ये ट्रेन पहुँच गई यहाँ पे, और ये वाली VB यहाँ पहुँच गई, VA यहाँ पहुँच गई, तो अब इसका देखिए मुँह कहाँ पहुँच गया, मुँह यहाँ हो गया और इसका मुँह यहाँ हुआ, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इन्होंने, देखो तो इन्हें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया LB प्लस LA, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया LA प्लस LB। इनकी स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड, वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है हमारी, तो रिलेटिव स्पीड हमारी क्या होगी VA प्लस VB हो जाएगी। तो टाइम क्या है, टाइम बराबर कितना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम हमें क्या x सेकंड में पार कर रही है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही LA प्लस LB, LA का मान कितना है 288 प्लस LB का मान कितना 720 मीटर, ठीक, और स्पीड कितनी है 20 मीटर प्लस 12 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड प्लस 12 मीटर पर सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 7 2 9 1008 हो जाएगा ये, और ये कितना हो गया 32। अब काट देते हैं तो कितना 25 चौका 100, 4 दूनी 8, ये कितना हो 4 अट्ठे 32, ये कितना हो जाएगा 4 छंग 24, 4 तें 12, 4 दूनी 8, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 31.5 सेकंड, क्योंकि ये टाइम में है, मीटर पर सेकंड में है तो क्या आएगा सेकंड में आएगा, तो कितने थे टाइम में 31.5 सेकंड में ये क्या होगी एक दूसरे को पार कर जाएगी, मतलब x का मान जो हमारा आया 31.5 सेकंड आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था पूरा प्रॉपर बेसिक मेथड था, क्या था प्रॉपर बेसिक मेथड से मैंने समझाने की कोशिश की और समझ में आ गया होगा आपको कि ये आया कहाँ से, ठीक है। अब मैं बताता हूँ शॉर्ट मेथड आपको, चाहे शॉर्ट मेथड कह लीजिए चाहे ट्रिक कह लीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि ट्रेन किसी सिग्नल को 324 मीटर में और लंबे पुल को ट्रेन ए सिग्नल और 324 मीटर पुल को कितने 24 सेकंड और 51 सेकंड में, तो यहाँ पे एक ही ट्रेन की बात हो रही है तो उनकी स्पीड क्या है सेम है। अगर उनकी स्पीड सेम है तो स्पीड बराबर क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर स्पीड सेम है तो क्या होगा डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक।
तो किसकी बात हो रही है, ए और बी की बात हो रही है। तो इनका टाइम का रेशियो दे रखा है कितना, सिग्नल को कितने से टाइम में, ये सिग्नल को पार करने में कितना टाइम लगा रहा है, ए बी छोड़िए, सिग्नल और पुल को कितना, सिग्नल को पार करने में 24 सेकेंड और पुल को पार करने में 51 सेकेंड। तो कितना, 3 8 24 17 3 51, कितना रेशियो आ गया, 8 और 17 का। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना आएगा, डिस्टेंस का रेशियो भी तो यही आएगा ना, जो टाइम का रेशियो होगा 8 और 17। तो ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे कितना ज़्यादा है, 9 यूनिट ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने बताया था क्या, कि जब पुल को पार करती है, जब सिग्नल को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर पार करती है, और जब वही वो पुल को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, डिस्टेंस क्या होती है, यहाँ ट्रेन की लंबाई थी एल ए, यहाँ क्या होता है एल ए प्लस पुल की लंबाई। तो यहाँ पे देखा जाए तो इनके इनके बीच का अंतर क्या है, यही तो पुल की लंबाई है। तो पुल की लंबाई कितना अधिक है, 700 और 324 मीटर। तो एक यूनिट का मान कितना हो गया, 9 त्रिक 27 9 चौक 54 मीटर, एक यूनिट का मान इतना हो गया। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी ट्रेन की लंबाई है, क्योंकि सिग्नल को पार करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे ट्रेन की लंबाई, तो 36 गुणित 8, ये हमारी क्या हो गई, ट्रेन की लंबाई कितना, 8 त्रिक 24 288 मीटर, ये हमारी क्या हो गई, ट्रेन की लंबाई हो गई। ठीक, अगर ट्रेन की लंबाई हमें मिल गई और हमें क्या है, ट्रेन जो है सिग्नल को पार करने में कितना टाइम 24 सेकंड लगा रही, तो ट्रेन की स्पीड तो हमें पता चल जाएगी ना कितनी है, 288 कितने सेकंड में, 24 सेकंड में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना होता है, स्पीड। तो ये कितना हो गया हमारा, 24 का 24 दूना 48, 12 मीटर पर सेकंड हमारी क्या गई, वी ए बी। तो कह रहा है कि वो एक दूसरे को पार करने में क्या कर रहे हैं, एक्स टाइम लगा रहे हैं एक दूसरे को पार करने में। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन की लंबाई ये हो गई, अगर ट्रेन एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एल ए प्लस एल बी, एल ए प्लस एल बी। ये सब लिखना नहीं भाई, आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। और इनके स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड वी ए प्लस वी बी, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो इनका 288 मीटर ये हो गया ट्रेन की लंबाई ए की, और 720 मीटर बी की लंबाई है। स्पीड कितनी है, यहाँ वी बी की स्पीड कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/18 से, तो ये कितना हो गया, 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड आया वी बी की लंबाई। तो वी ए की 12 इसकी 20, अब ये जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 1008, ये कितना 32, तो आएगा कितना 31.5 सेकेंड, कितना 31.5 सेकेंड एक दूसरे को पार कर जाएंगे। तो कौन सा हमारा सही है, ये इतनी कहानी जो मैंने ये लिखी है, ये सब लिखनी नहीं है, डायरेक्ट आपको इतना लिखना है और ये सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपने ढेर सारी प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, बशर्ते आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। अगर आपने ढेर सारी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रखी होगी, आप कहीं और से कर रखी होगी, तो आपको इसको सॉल्व करने में 20 सेकंड लगेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या होता है कि कभी कभी किसी क्वेश्चन में जो वेरिएबल दे देते हैं, जो हमें बेसिक्स करना पड़ता है, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है थोड़ा सा, और कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें टाइम कम लगता है, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे कवर हो जाते हैं टाइम, जो हमारा एक एवरेज टाइम होता है वो कवर हो जाता है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई साहब। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अकबर होना चाहिए था, अमर अकबर एंथोनी के निवेश का अनुपात जो है क्रमशः 5 8 10 है। एक वर्ष के अंत में उनके लाभ के हिस्से का अनुपात 6 8 5 है। यदि अमर ने एक वर्ष के लिए निवेश किया तो अकबर
अकबर एंथोनी के निवेश की कुल अवधि का योग बताना। ठीक है, तो एक बात बताइए, प्रॉफिट का रेशियो हम कैसे निकालते थे? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का गुणा करके। मैंने बताया ना कि ये एग्जैक्ट वैल्यू प्रॉफिट का नहीं आता, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का हम गुणा करके जो हमारा रेशियो आता था 2 या 3 लोगों के बीच में, उसी में हम क्या करते थे, वो डिवाइड करते थे उनके प्रॉफिट को उसी में हम डिवाइड करते थे। तो अगर हमें क्या चाहिए, टाइम का रेशियो चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में से इन्वेस्टमेंट को भाग देना पड़ेगा, तभी तो हमें टाइम का रेशियो मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक, तो चलिए, कौन, अमर, 3 लोग हैं, अमर, अकबर और एंथोनी है। अमर, अकबर और एंथोनी के निवेश का अनुपात कितना है? 5, 8, 10, और 1 वर्ष के अंत में इनके लाभ के हिस्से का अनुपात। तो प्रॉफिट पहले लिख लिया, क्योंकि प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 6, 8 और 5 है। और इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात कितना है? 5, 8 और 10 है। तो मैंने क्या कहा, एक प्रॉफिट में अगर इन्वेस्टमेंट से भाग दे दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? टाइम का रेशियो मिल जाएगा। तो हम भाग दे देते हैं, तो भाग दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 8 से 8 कैंसिल, 5 दूनी 10। तो देखा जाए तो नीचे कितना है? 5, 2, 5 और 2 का एलसीएम लेते हैं और सब में गुणा कर देते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 5 यहाँ कितना बचा, ये और यहाँ पे बचा 1/2। तो 5 और 2 का एलसीएम लेके ऊपर गुणा कर देते हैं, तो 5, 2 का एलसीएम 10 होगा। 10 से अगर इसमें गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 10 से यहाँ भी गुणा कर दिया, तो 10 से यहाँ भी गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया? 5 दूनी 10, यहाँ कितना हो गया? 6 दूनी 12, यहाँ कितना? 10, यहाँ कितना? 2 पंचे 10, यहाँ कितना आ गया? 5। ये क्या आ गया इनका टाइम का रेशियो। कह रहा है यदि अमर ने 1 वर्ष के लिए निवेश किया है, तो अमर कौन सा है? ये 12 रेशियो है। 12 रेशियो मतलब 12 मंथ के लिए, 1 साल मतलब क्या? 12 मंथ के लिए। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 1 मंथ। तो 10 यूनिट का मान कितना हो गया? 10 मंथ। 5 यूनिट का मान कितना? 5 मंथ। ये तो हमें दिया था ना कि 12 यूनिट का मान 1 साल मतलब 12 मंथ। तो ये हमें पता चल गया। हमसे पूछा क्या है? अकबर और एंथोनी के निवेश की कुल अवधि। अकबर और एंथोनी ये है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट की अवधि कितनी है, टाइम कितना है? तो जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा ये? 10, 5, 15 मंथ। कितना? 15 मंथ। तो कौन सा हमारा सही है? सी। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस आपको ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो ये चीज़ें मैंने बताई है ये क्लियर होगा तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक, और जितना मैंने लिखा है इससे आधे में भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। मैं यही कहूँगा कि आप जैसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करें या फिर बेसिक का, जो आपको आता हो। बेसिक का आता हो बेसिक करिए, शॉर्ट ट्रिक आता हो, लेकिन प्रयास जरूर करिए। अब एक बार किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के प्रयास जरूर करिए। अगर प्रयास नहीं करेंगे तो आप गलतियां अपनी नहीं जान पाएंगे कि आप गलतियां करते कहाँ हैं। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, इसके मैं 2 मेथड बताता हूँ। एक बेसिक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं मोस्टली जो है बेसिक मेथड और ट्रिक दोनों बताता हूँ। ठीक है, तो अंकित ने साधारण ब्याज पर 18% वार्षिक दर से 2200 का निवेश किया। कितना? 2200 का निवेश किया, जबकि रेट जो है 2200 रुपए जो है, 2200 माइनस एक्स की राशि को उसने 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर भी निवेश किया, संयोजन के साथ निवेश किया। यदि 2 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में के कुल में अंतर जो है 88 रुपए है, ब्याज में अंतर जो है 88 रुपए है,
तो x का मान बताना है, ये x का मान हमें बताना है। ठीक, तो चलिए मैं पहले बेसिक मेथड से बताता हूँ। तो कह रहा है अंकित साधारण ब्याज 18% वार्षिक दर और 2200 निवेश करता है। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर दिया है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 2 साल का। कितना होगा P RT बाई 100, P कितना है 2200 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, R का मान 18, T का मान 2 साल अपॉन 100। तो 1 2 0 1 2 0, 18 दूना 36 में 22 का गुणा करेंगे कितना 36 दूना 72 7, 36 दूना 72 7 92। ये क्या मिल गया हमें 2 साल का SI मिल गया। अब 2 साल का CI निकाल लेते हैं। तो CI के लिए क्या होगा, पहले CI के लिए हमें पहले अमाउंट बराबर जानते हैं, क्या होगा अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 100 इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल हमें पता है कितना 22 माइनस एक्स, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कितना 1 प्लस 20/100, टाइम 2 साल। ये कितना आ जाएगा 20 पंचे 100, तो ये कितना हो गया 2200 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 5 1 का 5 5 1 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और नीचे 5 है तो 25। ये हमारा क्या आ गया अमाउंट आ गया। तो CI हमें निकालना हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल निकाल देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अमाउंट हमारा कितना आ गया इतना 2200 माइनस एक्स इंटू 36/25, और प्रिंसिपल कितना है हमारा 2200 माइनस एक्स। 2200 माइनस एक्स दोनों में कॉमन है तो 2200 माइनस एक्स कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ क्या बच गया 36/25 माइनस 1, तो 25 1 का 25, 36 में से 25 गया कितना 11/25। ये हमारा क्या आ गया 2 साल का CI, क्या हो गया 2 साल का CI हो गया। अब CI एंड SI का अंतर दे रखा है इनने, SI और इसने बोला है कि 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज हमारा कितना है 792 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2200 माइनस एक्स गुणते 11/25, 11/25 बराबर 88। तो 11 से कटेगा क्या देखा जाए, यहाँ तो कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ 11 7 77, 11 दूना 22 कट गया, यहाँ से 11 कट गया, 11 सब में कॉमन है तो 11 88। ठीक, 2200 माइनस एक्स को इस इधर ले जाता हूँ, 8 को इधर ले जाता हूँ तो कितना हो जाएगा 6400, और ये इसको उधर ले जाता हूँ तो कितना हो जाएगा 2200 माइनस एक्स प्लस का हो जाएगा एंड 11/25। ठीक, 25 में 64 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1600, कितना 1600, 2200 माइनस एक्स, तो एक्स को इधर लाते हैं प्लस हो जाएगा, 1600 को इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 600। तो एक्स का मान हमारा कितना आ गया 600। तो कौन सा हमारा आंसर सही है बी वाला। ठीक, कौन सा हमारा सही है बी वाला। तो ये प्रॉपर बेसिक तरीका था, तो समझ में आ गया होगा कि ये आया कहाँ से। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट मेथड। तो शॉर्ट मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब कि साधारण ब्याज पर अगर 18% वार्षिक दर से 2200 का निवेश किया उसने, तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो है सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है, ना कि इंटरेस्ट पे में इंटरेस्ट मिलता है। बस ये CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में यही अंतर होता है कि जो होता है सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ प्रिंसिपल मतलब मूलधन पे क्या मिलता है ब्याज मिलता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो अगर यहाँ पे बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट है, तो अगर 1 साल में 18% मिलेगा तो 2 साल की बात कर रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा 36%। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा 2200 पे 2200 का 36% कितना हो जाएगा बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 792, जो कि हमने क्या फॉर्मूले से भी किया था। तुम्हारा कितना आया था इतना ही आया था। ठीक, कितना आ गया हमारा 792 रुपया सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं।
तो वो कह रहा है कि 2200 माइनस एक्स की राशि को 20% वार्षिक ब्याज पे। तो यहाँ से अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। तो 20% का मान जानते हैं कितना होता है, 1/5 होता है। तो कहने का अर्थ क्या हो रहा है, हर साल 20% बढ़ रही, मतलब अगर हमारा प्रिंसिपल 5 है तो 20% बढ़ के मतलब हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, एक साल में 6 हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, 5 से 6, प्रिंसिपल 5 है तो 20% बढ़ के मतलब 6 हो जाएगा। सेकेंड ईयर में भी हमारा क्या होगा, सेकेंड ईयर में भी हमारा क्या होगा, 5 से 6। तो हमारा टोटल प्रिंसिपल कितना है, 25, और अमाउंट कितना है, 36। तो ब्याज कितना मिलेगा हमें, 11 यूनिट। 11 यूनिट मिलेगा ब्याज हमें, लेकिन कितने पे, कितने पे, 25 पे 11 यूनिट का ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल हमारा कितना है, हम तो अगर हमसे कोई पूछे कि ब्याज आपको कितना मिला तो आप क्या बताओगे, कि ऐसे ही बता दोगे कि 11 यूनिट मिला हमें ब्याज। आपको ये भी बताना पड़ेगा ना कि हमारा प्रिंसिपल हमने इतना इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे हमने इन्वेस्ट प्रिंसिपल कितना किया था, 25, मतलब 25 रुपए पे आप कह सकते हो कि 11 रुपए का हमें ब्याज मिला। तो अगर यही हमने 25 पे 11 का ब्याज मिला, अगर मैं कहूँ कि 2200 माइनस एक्स का इन्वेस्ट करूँ तब कितना ब्याज मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली गुणा कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, 2 साल का CI। नहीं विश्वास होता आप देख लीजिए, पिछले क्वेश्चन में भी क्या आया है, यही तो हमारा आया है, 2200 माइनस एक्स 11/25 आया है कि नहीं आया। तो हमारा यहाँ भी तो यही आया है। तो हमें 2 साल का SI और 2 साल का CI तो मिल गया। अब हम डायरेक्ट लगा लेते हैं। तो वही तो बोला है 792, मतलब SI एंड CI का अंतर दे रखा है कितना, 88। तो हम वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, 792 माइनस 11/25, 2200 माइनस एक्स बराबर 88। 8 से काटेंगे, 11 से 88, यहाँ कितना आ गया, 11 से 77, 11×22। ठीक, 8 को इधर लाते हैं, 11 बटे जो 2200 माइनस एक्स बटा 25 को उधर लाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 64। तो 1/25 2200 माइनस एक्स, 25 का गुणा 64 में करेंगे तो 1600 हो जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 2200 माइनस एक्स, तो एक्स का मान कितना आ गया हमारा, 600 आ गया। कितना आ गया, 600। कौन सा सही है हमारा, ई वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। एक मैं बेसिक मेथड बताता हूँ जो वो कहता है कि सिंपल सिंपल जो कह रहा है, वो कह रहा है एक दुकानदार ने एक मेज को बेचने पर 20% की हानि उठाई। तो 20% का मान कितना होता है, 1/5। ठीक, अगर मैं मान लूँ कि हमारा CP जो है वो कितना है, 5% की हानि है, लाभ किस पे हम देखते हैं, कॉस्ट प्राइस पे ही तो देखते हैं। तो हमारा अगर कॉस्ट प्राइस 5 है, ठीक, तो कह रहा है कि 20% का हानि, मतलब 20% का मान कितना होगा, 5 पे 20% का मतलब 1 का हानि। तो मतलब हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो CP एंड SP का रेशियो यहाँ दे रखा है कितना, 5 एंड 4। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो CP है वो 5x रुपए है, और SP जो है 4x रुपए है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में यही दिया है कि CP हमारा क्या है, 5x, एंड SP हमारा कितना है, 4x। इतना हमें पता है। आगे कह रहा है यदि उसने इसे 600 रुपये अधिक में बेचा होता, सेकंड कंडीशन में कह रहा है
कि जितने में बेच रहा है उससे क्या हुआ, 600 रुपये अधिक में बेचा होता। कॉस्ट प्राइस तो हमारी सेम रहेगी भाई, एक ही वस्तु की बात हो रही है, तो कॉस्ट प्राइस हमारी क्या रहेगी, वही रहेगी। लेकिन सेलिंग प्राइस क्या रहा है कि जिसमें वो बेच रहा था, बेच किस में रहा था हमारा, 4x में। अगर 600 रुपये अधिक में बेचता तो कितना हो जाता, 4x प्लस 600, सेलिंग प्राइस हमारी क्या हो जाती, 4x प्लस 600, तो उसे 20% का लाभ होता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रॉफिट में कितने का हो रहा है, प्रॉफिट में कितने का हो रहा है, 4x प्लस 600 माइनस 5x। प्रॉफिट के लिए हमें क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं, तो प्रॉफिट में क्या मिला, 600 माइनस x मिला। तो अगर हमें प्रॉफिट देखना है, प्रॉफिट परसेंटेज कह रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज हमें देखना है तो अब बताइए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, यही तो होता है कि प्रॉफिट बटा CP इंटू 100, यही तो हम करते हैं। तो अगर हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 20% है, प्रॉफिट हमारा कितना है, 600 माइनस x, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 5x, और कितना 100। ठीक, ये भी परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है, क्योंकि ये चीज़ें हमने क्या लिख दी, ये भी तो परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना 20 पंचे 100, 5 से 5 कैंसिल, x का गुणा इधर कर दिया, इधर कितना 600 माइनस x, तो x बराबर कितना, इधर आ जाएगा 2x हो जाएगा, तो x बराबर कितना 300। x बराबर 300 आ गया तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 1500। कितना आ गया, 1500 आ गया कि नहीं। यदि मेज को 33.13% की हानि पर बेचना चाहता है तो 33 से 1/3% का मान कितना होता है, 1/3। अगर हमारे कॉस्ट प्राइस 3 है तो हानि पे बेच रहा है, मतलब 1 की हानि पे, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 2। तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 1500, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, अगर 33.13% की हानि पर बेचना चाह रहा है तो 1000 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अगर 3 का मान 1500 तो 2 का मान कितना, 1000। तो कौन सा हमारा सही है, ई वाला। ठीक, ये प्रॉपर जो है बेसिक तरीका जो उसने कहा है वो ऐसा वैसा करता गया, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ दूसरा शॉर्ट तरीका आपको। शॉर्ट तरीके में मैंने आपसे क्या कहा है कि आप जो है परसेंटेज जो दिया है उसके साथ खेलना सीख जाइए, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है एक दुकानदार ने एक मेज को 20% की हानि पर, 20% की हानि मतलब क्या, मैंने बताया क्या, 20% का मान कितना होता है, 1/5। तो हमारा CP अगर 5 है तो 20% की हानि मतलब SP कितना हो जाएगा, 5 पे 1 की हानि मतलब 4। तो CP एंड SP का रेशियो हमारा कितना आ गया, 5:4। तो कॉस्ट प्राइस तो हमारी कितनी है, 5 है, लेकिन वो क्या कर रहा है, पहले जो बेच रहा था उस पर 20% की हानि मतलब ESP 1 है हमारा, क्या है, सेलिंग प्राइस 1 की बात कर रहा है, क्योंकि 20% हानि पर बेच रहा है। आगे कह रहा है उसने 600 रुपये अधिक में बेचा होता, इसको छोड़ देते हैं, तो उसे 20% का लाभ होता है। अब देखिए सेलिंग प्राइस हमारी 600 रुपये अधिक मतलब दूसरे सेलिंग की प्राइस की बात कर रहा है, तो 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ मतलब 20, अगर हमारी CP 5 है तो 20% का लाभ मतलब 1 का लाभ, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी होती, 6 होती। तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 2 जो है हमारा वो कितना होता, 5 एंड 6। दो सेलिंग प्राइस है ना, एक पे 20% की हानि हो रही है, एक पे 20% का लाभ हो रहा है। ठीक, यही तो है। लेकिन कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है, सेम है, क्योंकि एक ही वस्तु की बात कर रहा है। तो आप बताइए कि यहाँ पे देखा जाए तो अगर मैं मर्ज कर दूं CP SP1 एंड SP2, तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो 5, 4 एंड 6। तो वो उसने एक चीज़ बोली थी शुरू में कि यदि उसने इसे 600 रुपये अधिक में बेचा होता, जिसमें वो पहले, जिससे वो पहले बेच रहा था, अगर उससे 600 रुपये अधिक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले जो बेच रहा था उससे कितनी अधिक में बेचा है, 2 यूनिट में। लेकिन वो कह रहा है कि 600 अधिक में बेचा होता, तो ये भी तो है 600 अधिक, उसके बराबर ही तो होगा। तो 1 यूनिट का मान कितना, 300 हो गया, 1 यूनिट का मान 300। तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, 5 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा, 1500।
कॉस्ट प्राइस का मान 1500। अब कह रहा है कि 33.33% की हानि पर, तो हानि पर बेचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हानि पर 33.13% का मान, तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस मतलब 3 की सामान कितने में बेचना है, 1 की हानि मतलब 2 की, क्योंकि 33.13% का मान कितना होता है, 1/3 होता है। तो अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 3 थी तो उसको क्या करना है, 33.3% मतलब 1 की हानि पर बेचना है, 2 पे बेचना है, तो ये हमने हमारा आ गया ये। कॉस्ट प्राइस हमारी 1500, तो 2/3, 3 बचे 15, ये कितना हो गया हमारा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1000। ठीक, तो कौन सा हमारा आंसर सही है, ये वाला। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए मैंने कहा है ना कि आप बस परसेंटेज के साथ खेलना सीख जाइए, आपका आंसर आसानी से आएगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कौन सा परसेंटेज क्या दिया है, कैसे करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कन्फ्यूजन दूर होते जाएंगे। शुरू शुरू में हो सकता है कन्फ्यूजन हो, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, कन्फ्यूजन दूर होने लगता है, लेकिन उसके लिए आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, लेकिन आप पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जरूर। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है पाइप पी अकेले किसी टैंक को 15 मिनट में भर सकता है। कोई पाइप पी है जो भर रहा है, वो कितने मिनट में, 15 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप पी और क्यू मिलकर उस टैंक को 9 मिनट में भर सकते हैं। पी प्लस क्यू जो है वो उसे 9 मिनट में भर सकते हैं। ये क्या हमारा टाइम है। अब हम क्या निकालते हैं, इनके एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, 15 या 45 ले लेते हैं, जो कि दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, टोटल वर्क। तो 15 या 45, 9 पचे 45। तो P का मान अगर 3 है तो Q का मान कितना हो जाएगा हमारा यहाँ, 2 हो गया। आगे कह रहा है यदि पाइप R की दक्षता पाइप P की तुलना में 33.33% अधिक है, तो R और P की बात कर रहा है यहाँ पे, वो भी इफिशियंसी की, और ये भी हमारी क्या है, इफिशियंसी ही है। आर की दक्षता बोल रहा है पी की तुलना में 33.33% अधिक है, तो 33.33% का मान क्या होता है, 1/3। अगर हमारी पी जो है वो कितना है, 3 है, तो क्या है, 33.33% अधिक मतलब 1 अधिक, आर का मान कितना हमारा 4, पी का मान 3 है, तो आर का मान कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे हमारा पी का मान कितना है, 3, कितना है, 3 है, तो 3 यूनिट बराबर 3, तो 1 यूनिट बराबर 1, तो यहाँ का आर का मान भी कितना होगा, 4। तो पी क्यू और आर तीनों का मान हमें पता है। आगे कह रहा है तो तीनों पाइप मिलकर उस टैंक को कितने भरने में कितना समय लगाएंगे, तो P प्लस क्यू प्लस आर द्वारा टैंक को भरने में लगा समय, कितना होगा, समय के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना करना है, 45, और तीनों की इफिशियंसी चाहिए। तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 4 3 7 2 9, तो 9 पचे 45, कितना लग जाएगा, 5 मिनट। कितना लग गया, 5 मिनट लगेगा ओनली। कौन सा सही हमारा, बी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की औसत आय 16 वर्ष है। जब 20 नए छात्र उसी कक्षा में शामिल होते हैं
तो कक्षा के सभी छात्रों की औसत आयु 6 महीने क्या होती है, बढ़ जाती है। तो नए शामिल हुए छात्रों की औसत आयु कितनी है, ठीक है। पहले कितने थे स्टूडेंट थे, 30। डायरेक्ट मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ इसका, बेसिक तो मैंने कई बार बताया है और आपको आने भी लगा होगा। मैं शॉर्ट मेथड आज बताता हूँ पहले डायरेक्ट। तो 30 छात्र हैं जिनकी एवरेज एज कितनी है, 16 वर्ष है, ठीक है। कह रहा है 20 छात्र और बढ़ गए हैं, मतलब 20 छात्र और बढ़ गए हैं, तो अब टोटल कितने छात्र हो गए, 50। अब इनकी एवरेज एज कितनी हो गई, 6 महीने बढ़ गई, मतलब 0.5 ईयर, 0.5 ईयर बढ़ गई। तो पहले 16 थी, अब 16.5 हो गई। तो यहाँ कितना बढ़ गया, 0.5। और यहाँ कितना बढ़ गया, 30 से 50 हो गया, यहाँ 20 बढ़ गया। तो हम क्या करते हैं कि इसका गुणा जो है इधर कर देते हैं इसमें, और इसका गुणा जो है वो कहाँ कर देते हैं, इसमें कर देते हैं, और दोनों को जोड़ लेते हैं। जो आएगा हमारा वो बढ़े हुए व्यक्ति की टोटल एज होगी। तो प्लस 20 स्टूडेंट की टोटल एज कितनी हो जाएगी, 20 स्टूडेंट की कुल एज। तो हम क्या करें, हमने क्या बताया, 20 का गुणा जो यहाँ पे अंतर आएगा उसका गुणा हम क्या करते हैं, नीचे करते हैं। तो 20 गुणते 16.5 प्लस 30 का गुणा किधर करेंगे, जहाँ बढ़ी हुई एज है। तो 30 गुणते 0.5, तो टोटल एज कितनी आ जाएगी, ये 10 कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 320। यहाँ कितना हो जाएगा, 330। यहाँ कितना हो जाएगा, 30 का आधा कितना, 15। तो टोटल एज कितनी हो गई, 345 साल। तो एवरेज पूछा है हमसे, बड़े हुए स्टूडेंटों की एवरेज। तो एवरेज एज कितनी होगी, टोटल एज हमें पता है कितनी, 345 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बढ़े हैं, 20। एज कितनी इनकी आ गई, तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारा, 17.25। कितनी आ गई इनकी एवरेज एज, 17.25 साल। कौन सा आंसर सही है हमारा, ये वाला, ठीक। तो ये डायरेक्ट शॉर्ट मेथड था। तो ये जो कहानी हमने लिखी है 20 स्टूडेंट एवरेज एज, ये सब तो लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, ठीक। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, बशर्ते आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है शांत पानी में एक नाव की गति, शांत पानी में नाव की गति मतलब बी होती है हमेशा, कितना है ये, x + 6 किमी प्रति घंटा। और करंट की गति कितनी दे रखी है, धारा की गति x - 5 किमी प्रति घंटा। यदि नाव धारा के अनुकूल 240 किलोमीटर 16 घंटे में तय करती है, तो x का मान धारा के अनुकूल, तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, अगर डिस्टेंस दिया है, स्पीड बराबर क्या हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बात बताइए, धारा के अनुकूल कितनी जा रही है, 240 किलोमीटर जा रही है 16 घंटे में, तो स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, 16 × 16 = 85, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता है कि धारा के अनुकूल VDS बराबर क्या होगा, डाउन स्ट्रीम बराबर बोट की चाल प्लस करंट की चाल। क्योंकि जिस दिशा में अगर पानी बह रहा है उस दिशा में अगर हमारी बोट बहेगी तो वो क्या होता है, इसकी स्पीड प्लस पानी की स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है हमेशा। अगर विपरीत आएगा तो क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड में करंट की चाल घटती है। तो ये डाउन स्ट्रीम है, मतलब धारा की दिशा में। और यहाँ पे हमें इसका मान भी पता है, इसका मान भी पता है, तो रख देते हैं। इसका मान कितना है, 15, और इसका मान कितना है, x + 6 और प्लस x - 5। यहाँ 2x, यहाँ 1, तो इधर आएगा 14,
यहाँ 2x, x बराबर कितना 7, तो x का मान कितना आ गया 7, तो x का मान ही तुमसे पूछा है, तो कौन सा हमारा सही है डी। तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, बस आपको क्लियर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कर सकते हैं आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना है कैसे। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है 15 अधिकारी और 16 क्लर्क किसी कार्य को क्रमशः 28 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक चपरासी की दक्षता एक अधिकारी की दक्षता से 25% का 25% है, तो उसी कार्य को 35 दिनों में पूरा करने के लिए कितने चपरासियों की आवश्यकता होगी। तो ये बात बताइए कि इसमें अधिकारी की एफिशिएंसी दे रखी है नहीं, क्लर्क की नहीं, और प्यून की नहीं, किसी की एफिशिएंसी नहीं दे रखी। तो हम मान लेते हैं, माना अधिकारी की एफिशिएंसी कितनी है, अधिकारी मतलब क्या, ऑफिसर, उसकी में मान लेते हैं ओ है, ठीक, इसलिए बीच में कर दिया ताकि जीरो ना लगे, ओ है, ठीक है। और क्लर्क की एफिशिएंसी हमने मान ली कितना है, सी मान लिया। और चपरासी की पी, प्यून है तो पी मान लिया हमने, ठीक। तो एक बात बताइए कि वो बोल रहा है कि 15 अधिकारी, ठीक है, 16 क्लर्क किसी कार्य को क्रमशः 28 दिन और 30 दिन में। अगर एक अधिकारी की एफिशिएंसी, अगर टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो अगर एक ऑफिसर ओ एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो 15 ऑफिसर कितनी एफिशिएंसी से, 15 से काम करेंगे, 15 ओ से। टाइम कितना है उनका, 28 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक। और वही सेम वर्क तो बराबर ही होगा। 16 क्लर्क, तो एक क्लर्क की एफिशिएंसी सी, तो 16 क्लर्क की एफिशिएंसी कितनी है, 16 सी। कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं, ठीक। इतना उसने दे रखा है, क्योंकि एक ही कार्य कर रहे हैं, तो टोटल वर्क अगर बराबर है तो ये क्या है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 15 दूना 30, ये ओ है, ध्यान देना है आपको, ठीक है। 15 दूना 30, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 चौका 16। तो ओ एंड सी का रेशियो कितना आ गया, 8, 7 का रेशियो आ गया। यहीं से देख लीजिए कितना होगा, ये ओ है, सी को इधर लाते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये यहाँ ऊपर 8 बचा है, नीचे कितना आ जाएगा 7। तो यही तो हमारा आया है, 8 एंड 7 का रेशियो आया है ओ एंड सी का। आगे कह रहा है चपरासी की दक्षता एक अधिकारी की दक्षता से कितना है, चपरासी की दक्षता कितनी है, प्यून अधिकारी की दक्षता का, अधिकारी की दक्षता का 25% है। 25% का मान जानते हैं कितना होता है, 1/4। तो ये अगर ऑफिसर का है तो प्यून का कितना है, ये तो ऑफिसर का 4, तो प्यून का 1, ठीक। तो यहाँ पे अगर एक ही लोगों की बात हो रही है, एक ही ऑफिसर की दोनों जगह, तो यहाँ ऑफिसर का 8 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो हम क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 2 के गुणा किया तो यहाँ भी 2 का करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ कितना 2। अब हमें मिल गई सबकी इफिशियंसी का रेशियो, ऑफिसर क्लर्क एंड प्यून की इफिशियंसी को मर्ज कर दिया, तो कितना 8, 7 और कितना 2, ये क्या आ गया, इनकी इफिशियंसी में मर्ज कर दिया, तो ये, ठीक। बोल रहा है तो उसी कार्य को 35 दिनों में पूरा करने के लिए कितने चपरासियों की आवश्यकता होगी। तो कार्य क्या है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, कोई एक टोटल वर्क हम उठा लेते हैं। तो 150 ओ उठा लिया इंटू 28 बराबर कितना, वही कार्य जो है 35 दिनों में कौन कर रहा है, चपरासी। तो हमें पता नहीं है ना कितने चपरासी, हम मान लेते हैं एक्स चपरासी है, तो एक चपरासी की एफिशिएंसी कितनी है, पी, और कितने दिन में करना है, 35 दिन में करना है।
तो ऑफिसर की एफिशिएंसी क्या है यहाँ? यहाँ हम मान लेते हैं ऑफिसर की एफिशिएंसी 8 है, 7 है एंड 2A कर दिया। तो यहाँ कितना 8A रख दिया, 28 बराबर कितना x, प्यून की कितनी है 2A और 35। अगर हम ये A नहीं भी लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए A से A कैंसिल हो जाएगा। 7 चौका 28, 7 पचे 35, 5 तिहाई 15। ठीक, तो यहाँ कितना आ गया 2 दूनी 4, तो ये कितना 8 दूनी 16, 48 दिन में। तो कितने दिन में करेगा ये 48 दिन में करेगा। चपरासी वही कार्य कितने दिन में करेगा 48 दिन में करेगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ये कि ये आया कैसे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।